हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं एनजीटी पे। एनजीटी अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो डेफिनेटली आज की जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है। एनजीटी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। अगर आपके एग्जाम में जीके जनरल नॉलेज भी मेंशन है तो भी चांसेज होते हैं कि एनजीटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डिटेल में एनजीटी को हम डिस्कस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में एनजीटी के बारे में आप जानना चाहते हो तो एनजीटी के पूरे एक्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनजीटी की। और डेफिनेटली जितना हमने टेस्ट सीरीज किया है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं मे भी चांस है कि हमने टेस्ट सीरीज में डिस्कस किए हों, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी होंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन को। टोटली बेस्ड है ये एनजीटी के ऊपर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो का। यूट्यूब का लिंक भी सबसे पहले मैं यहीं पे शेयर करता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, आपस का डिस्कशन, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे अपडेट पूछ रहे थे कि बेसिकली जो ऑफिस टर्म होता है एनजीटी के चेयरमैन हों, जुडिशियल मेंबर हों या एक्सपर्ट मेंबर हों, वो क्या है बेसिकली क्लैरिफाई करने के लिए आप लोग बोल रहे थे। कंटिन्यूसली इस पे अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि आप टर्म याद करके रखो, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं या कुछ टाइम के बाद चेंज होती रहती हैं, ऐसे में चांसेस कम ही होते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। वो चीज़ें जो स्टैटिक्स हैं उस एक्ट की, उस पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। खैर, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों का मैटर को। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चेयरमैन जो होते हैं उनका टर्म क्या होता है। तो चेयरमैन का टर्म होता है 5 ईयर, या फिर जो एज उनकी होनी चाहिए मैक्सिमम वो होनी चाहिए 70 ईयर। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उस पर वो रिटायर हो जाएंगे। सपोज कर लीजिए अगर ये 65 के एज पे पॉइंट होते हैं तो ये 70 ईयर तक सर्व करेंगे। 5 ईयर भी कंप्लीट हो गया, इनकी एज भी कंप्लीट हो गई। सपोज करिए ये 67 पे होते हैं तो ये 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि 3 ईयर बाद इनकी एज कितना हो जाएगी, 70 हो जाएगी, तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। अब आप लोग कहोगे कि इसमें अमेंडमेंट आया था 2017 में, जो लास्ट अमेंडमेंट है इनके टर्म्स में वो 2017 में आया है। बट ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एनजीटी के साइट पे आप जाके प्रूफ भी देख सकते हो। ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है जो यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन है। जो गजट नोटिफिकेशन को आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और ये दोनों अपॉइंटमेंट देखो आप कब की हैं। दोनों अपॉइंटमेंट जल्दी की हैं। एक अपॉइंटमेंट चेयरमैन के लिए, ये चेयरमैन की अपॉइंटमेंट है, देखिए कितनी की है, 5 ईयर एंड टिल अटेन द एज ऑफ 70 ईयर। इसी तरीके से जो सेकंड अपॉइंटमेंट है वो जुडिशियल मेंबर के लिए है, इसको भी ओपन कर दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी 5 ईयर के लिए है और एज कितना है मैक्सिमम इसकी, 67 ईयर है। ध्यान दो, ये दोनों अपॉइंटमेंट, एक 20 में हुई है, एक 2019 में हुई है। तो जो आपका 2017 वाला अमेंडमेंट है उसके बाद ये दोनों अपॉइंटमेंट हुई है। तो अभी जो 2017 वाला अमेंडमेंट है उसको आप अभी रहने दीजिए। अभी का टर्म्स आप याद कर लीजिए। अभी का टर्म क्या है, अभी का टर्म चेयरमैन के लिए आपको बता दिया मैंने कितना है, 5 ईयर और 70 ईयर। उसी तरीके से जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर के लिए भी ये 5 ईयर है। और यहाँ पे एज थोड़ा सा उनकी जो मैक्सिमम एज है वो है 67 ईयर। इस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना कि किस एज में इनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, कब ये रिटायर होंगे। मे भी क्वेश्चन उस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि चूंकि ये स्टैटिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं ये, इसलिए चांसेस कम होता है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। बट स्टिल अगर पूछा गया तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लास 3 में तो नहीं पूछा जाएगा, क्लास 2 में नहीं पूछा गया तो क्लास 3 में काहे का पूछा जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चन करने से पता चलता है कि कितना डीपली आपने स्टडी किया है इस पर्टिकुलर एक्ट को। और एक्ट को तो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी आर करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नहीं, ये 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो है आपका, ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लैंड डाउन अंडर द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये वर्ड बहुत बार आप सुनते होंगे। कौन कौन से, आईपीसी इंडियन पिनल कोड एंड सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये तीनों वर्ड बहुत बार आप सुनते होंगे। ये तो बेसिकली बात करता है अगर कहीं पे सिविल शूट है, कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होगा उसके बारे में। आईपीसी बात करता है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको कितना सजा दी जाएगी। सपोज आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको कितने साल की जेल होगी, वो बेसिकली आईपीसी बताता है।
और सीआरपीसी मतलब प्रोसीजर क्या होगा, अगर आपने क्राइम किया है कुछ तो किस तरीके से आपको अरेस्ट किया जाएगा, किस तरीके से सबूत कलेक्ट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें का प्रोसीजर जो मेंशन है वो सीआरपीसी मेंशन है। तो जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो बेसिकली इससे बाउंड नहीं होता है। सीपीसी जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है उससे अलग होता है हमारे एनजीटी का प्रोसीजर। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट को पता है कि ये आदमी मर्डर किया है, ठीक है, फलाने ने मर्डर किया इस आदमी का, बट कोर्ट तब तक कन्विक्शन नहीं दे सकती इस आदमी को जब तक उसके पास प्रूफ नहीं है। ऐसा कुछ एनजीटी के पास बाउंडेशन नहीं होता है। एनजीटी क्या है, ये देखती है कि किस तरीके से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, वहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल लॉजिक पे चलते हैं, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उन पे, तो वहाँ पे प्रूफ की बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, एनजीटी इज नॉट एम्पावर्ड टू हियर द इशू रिलेटेड टू द नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द टाइगर रिजर्व। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमारे एनजीटी के अंडर में नहीं आता है। कौन कौन से एक्ट एनजीटी के अंडर में आते हैं मैं आगे उस पर क्वेश्चन है तो आपको दिखा दूंगा, वो आप ध्यान रख लेना। अभी के लिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 2 and 3 इज करेक्ट। और यहाँ पे बेसिकली मैंने वो एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर दिया है जो आगे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल्ड बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल्ड बोर्ड पे भी मैंने 2-3 लेक्चर तो बनाए हुए हैं, अगर आपने देखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो देख लेना आप, उसको भी लिंक कर दूंगा मैं लास्ट में। पहला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, द एनजीटी हैज बीन इस्टेब्लिश बाय द एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन द क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नहीं, दोनों एक्ट हैं, एनजीटी भी एक्ट है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये भी एक्ट के थ्रू ही इस्टेब्लिश किया गया है, दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, द एनजीटी प्रोवाइड द इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन टू द हायर कोर्ट। बिल्कुल इसी के लिए बनाया गया था कि जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू हैं वो सिविल कोर्ट में ना जाए। सिविल कोर्ट में ऑलरेडी जो हमारे सिविल से रिलेटेड मैटर हैं, जो हमसे आपसे रिलेटेड मैटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वही सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो जो बाकी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड मैटर हैं उसके लिए सेपरेट कोर्ट बनाया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली इसको बनाया गया, एनजीटी को बनाया गया। जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये बेसिकली जो हमारी एयर है उसके क्लीननेस को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ओनली 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हेयर द मैटर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड मैटर सुनते हैं ये, तो बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल इससे रिलेटेड मैटर सुनते हैं ये, फॉरेस्ट से रिलेटेड सुनते हैं, वाटर से रिलेटेड सुनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारे मैटर सुनते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि इससे रिलेटेड ये मैटर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारे फॉरेस्ट से और हमारे वाटर से, बायोडाइवर्सिटी से, इन सब से रिलेटेड होता है। इन लोगों का कम्युनिटी इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज। तो क्या क्लाइमेट चेंज एनजीटी के अंडर में आता है, तो आंसर यहाँ पे है नहीं, क्लाइमेट चेंज एनजीटी के अंडर में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इसका रीजन है, तो यहाँ के लिए ऑप्शन है 1, 3 and 4, 1, 3 and 4, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। क्यों नहीं आता है इस पे बेसिकली क्लैरिफिकेशन दिया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने। उन्होंने कहा कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ये बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व, उनके प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से फॉलो किया जाता है क्लाइमेट चेंज को, इसलिए इसको एनजीटी के अंडर से बाहर रखा गया। तो ये क्लैरिफिकेशन है, बहुत बार इस पर डाउट होता था, डिबेट होता था कि चूंकि वो कम्युनिटी इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज तो उसको एनजीटी के अंडर में क्यों नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। तो अभी के लिए आप याद रख लेना कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एनजीटी के अंडर में नहीं आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इज, क्या ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, इफेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन डिस्पोजल ऑफ द केस रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन एंड द इन्वायरमेंट, बिल्कुल, फॉरेस्ट जो भी ये सारी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल, टू गिव द रिलीफ कंपनसेशन ऑफ एनी डैमेज कॉजेड टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल, इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, किसी पर्सन का कुछ लॉस हो रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, तो इन सबको कंपनसेट किया जाता है। टू हैंडल द वेरियस इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं पहले ही कहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट चूंकि हमने एनजीटी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंप्राइजेज मेजर बॉडी, नेमली, क्या क्या होते हैं भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, एक तो होंगे आपके चेयरमैन साहब,
जुडिशियल मेंबर होते हैं, बिल्कुल जुडिशियल मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 होते हैं। उसी तरीके से एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। इनका जो काम होता है, इनका जो अपॉइंटमेंट होती है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ CGIs, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंसल्टेशन के साथ। और ये जो 2 मेंबर होते हैं, जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर, इनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है। तो सिलेक्शन कमेटी बेसिकली इनकी अपॉइंटमेंट करती है। एज क्या है पहले बता दिया, 5 ईयर 67 ईयर दोनों के लिए, और इनके लिए ये बेसिकली चेयरमैन के लिए हमने पहले डिस्कस कर लिया 5 ईयर एंड 70 ईयर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाउ मेनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स आर देयर इन इंडिया? कितने हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल, कितने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? टोटल कितने हैं? 5 हैं। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली में इनकी जो है मेजर ब्रांच है, इसके बाद भोपाल, चेन्नई, पुणे एंड कोलकाता। तो ये टोटल कितने हो गए? 5। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैन बी चैलेंज, कहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है? SC में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। केस स्टडी भी मैंने आपको जब NGT पढ़ा रहा था तो बताया था कि क्या डिस्प्यूट हुआ था हाई कोर्ट में और NGT के बीच में। 260 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एक कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। जी नहीं, कंस्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्ट से अपना पावर ड्रॉन करती है, इसलिए क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं वो कहाँ से अपना पावर ड्रॉन करती हैं? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करती हैं, और ये लीगल फॉर्म भी नहीं है। तो इन शॉर्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विल डिस्पोज द एप्लीकेशन और अपील। अगर कोई अपील जाती है तो अपील होने के बाद विद इन 6 मंथ में जो केस है उसको डिस्पोज होना चाहिए, मतलब उस पर जजमेंट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको चैलेंज करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, बट उसकी भी टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं कि आराम से सो रहे हो आप, जब मर्जी किया उठ के सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो भी केस का ऑर्डर आता है NGT के थ्रू, विद इन 90 डेज आपको क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर देना। ध्यान रखिए 90 डेज है ये, 90 डेज, तो 90 डेज ही याद रखना है, 3 मंथ मत कर लेना आप अपने मर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, व्हाइल पासिंग द ऑर्डर और अवार्ड और डिसीजन व्हाट एवर दैट NGT विल अप्लाई द प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल्स को NGT अप्लाई करती है? पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल अप्लाई करती है NGT। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कई बार, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये है कि केवल हम इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे या फिर केवल हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे। हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल क्या है, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए और इन्वायरमेंट का लॉस भी नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब कि थोड़ा लॉजिकल अप्रोच हो, टेक्निकल अप्रोच हो। तो जैसे आपको पता है टेक्निकल मेंबर वहाँ पे रखे जाते हैं, जो भी इंडस्ट्री है उससे टेक्निकल लॉस क्या क्या है हमारे इन्वायरमेंट का। ऐसे नहीं कि भाई बस हो गया, इस तरीके की नहीं, लीगल के साथ साथ हम वहाँ पे टेक्निकलिटी को भी ढूंढते हैं। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो पोल्यूशन कर रहा है उसके ऊपर वही पेनल्टी पे करेगा, उसको वही जो उसने ख़राब किया है वही सही करेगा। कई ऐसे ऑर्डर्स आए हैं, आपने पढ़े भी होंगे कि NGT बहुत हैवी फाइन लगा दिया किसी के ऊपर कि आपने ये लॉस किया है तो उसको आप ही सही करो। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द NGT इज वर्किंग ऑन। NGT किस पे वर्क करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे, पोल्यूटर टू पे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो बेसिकली यहाँ पे एक कॉम्युलेटिव है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एक आपको चुनना है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं कि बेसिकली जैसे हमारी जैसे कोर्ट है वो किस पे वर्क करती है? CPC पे वर्क करते हैं, उसी तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं कि नेचर के साथ प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। कोई भी आदमी नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, कोई इंडस्ट्री हो, कोई सरकार हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। नेचर को एक्सप्लॉइट करेगा तो हम यहाँ पे बैठे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं। इज NGT इज बाउंड बाय द रूल ऑफ एविडेंस? नहीं, बिल्कुल बाउंड नहीं है। पहले मैंने आपको बताया कोई बाउंडेशन नहीं होता है, यहाँ पे टेक्निकल अप्रोच होती है। ऐसा नहीं कि आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। टेक्निकलिटी वहाँ पे देखी जाती है लीगलिटी के साथ। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, द लीगल ज्यूरिडिक्शन ऑफ NGT। यही मैं एक्ट की बात कर रहा था। तो ये सारे एक्ट हैं जो NGT के लीगल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। इनसे रिलेटेड कुछ भी होता है तो सब पे NGT का ज्यूरिडिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 3 ऑफ द NGT इज रिलेटेड। टोटल कितने चैप्टर है? 5। टोटल कितने शेड्यूल हैं? 3। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 है वो क्या है? प्रिलिमिनरी होता है,
बताते हैं एक्ट के बारे में, एक्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया रहता है उसके बारे में बताते हैं, डिफिनेशन बताते हैं। सेकेंड चैप्टर इनका इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, जो थर्ड चैप्टर है वो जुरिडिक्शन पावर एंड प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, फोर्थ चैप्टर है पेनल्टी और फिफ्थ चैप्टर है मिसलेनियस। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर यहाँ पे पूछा गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 269, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 5 चैप्टर हैं, 3 शेड्यूल है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का, द करेंट चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी या फिर ट्रिब्यूनल इज, कौन है भाई करेंट चेयरपर्सन? तो श्री आदर्श कुमार गोयल जी हैं। आपको इनको अपॉइंट किया गया है, मैंने आपको दिखाया भी, इनको अपॉइंट किया गया 2019 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।